नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। 4 मई के ऐतिहासिक जनादेश ने पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा को समूल परिवर्तित कर दिया है। विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए वे केवल सत्ता परिवर्तन के सूचक नहीं है, बल्कि वे टीएमसी के उस सिंडिकेट और भय के साम्राज्य के अवसान की घोषणा है जिसने पिछले 1.5 दशक से राज्य को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। यह चुनाव परिणाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विशेष रूप से उनके भतीजे एवं राजनीतिक उत्तराधिकार अभिषेक बनर्जी के लिए मुसीबतों का एक ऐसा पहाड़ लेकर आया है जिससे पार पाना अब उनके लिए असंभव प्रतीत हो रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी का एकाधिकार और अभिषेक बनर्जी का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में उभर कर अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। चुनाव नतीजों के ठीक बाद से ही टीएमसी के भीतर जो सुगबुगाहट थी वह अब एक खुली बगावत और तीखे असंतोष के रूप में सामने आने लगी है। पार्टी के भीतर संगठनात्मक स्तर पे और टीएमसी के पारंपरिक कैडरों के बीच जो आंतरिक दरारें थी वे अब चौड़ी होकर एक बड़े मरुस्थल का रूप ले चुका है, जहां पार्टी का भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय दिखाई दे रहा है। जो आवाजें अभी तक दबे स्वर में उठ रही थी वे अब धीरे धीरे सार्वजनिक होती जा रही है। आने वाले समय में यही असंतोष तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़े विद्रोह का रूप ले सकता है। टीएमसी के सीनियर नेता और बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आईपैक पे निशाना साधा है। उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दों का भी जिक्र किया जिससे जनता में डर का माहौल है। इसके अलावा हाल ही में हलीशहर नगर पालिका में टीएमसी के 16 पार्षदों ने भी सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया था। चुनाव परिणाम के बाद ममता बनर्जी लगातार पार्टी विधायकों और नेताओं की बैठकें कर रही है। हाल ही में उन्होंने अपने आवास पे विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पार्टी के भीतर नाराजगी साफ दिखाई दी। इससे पहले हुए एक बड़े प्रदर्शन में पार्टी के 80 विधायकों में से केवल 36 विधायक ही पहुंचे थे। यह संख्या अपने आप में संकेत देती है कि टीएमसी कांग्रेस के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। ममता बनर्जी की बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम बिना लिए सीधे तौर पे अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पे सवाल खड़े किए। कुणाल घोष, संदीपन शाह और ऋत्विक बंदोपाध्याय जैसे नेताओं ने जो मुद्दे उठाए उनका केंद्र अभिषेक बनर्जी ही थे। सबसे बड़ा सवाल फाल्ता विधानसभा सीट को लेकर उठा, जहां उपचुनाव में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पे जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार थे, लेकिन मतदान से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने चुनाव मैदान से हटने का फैसला कर लिया। यह सिर्फ एक उम्मीदवार के पीछे हटने की घटना नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक हार और कमजोर होती पकड़ के रूप में देखा जा रहा है। जहांगीर खान कोई साधारण नेता नहीं माने जाते थे। डायमंड हार्बर इलाके में उन्हें टीएमसी का बेहद प्रभावशाली चेहरा माना जाता था। यह वही इलाका है जो अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने यहां से भारी अंतर से जीत दर्ज की थी और डायमंड हार्बर मॉडल की खूब चर्चा की थी। उन्होंने दावा किया था कि इस मॉडल को तोड़ना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल होगा, लेकिन फाल्ता उपचुनाव ने इस दावे की हवा निकाल दी। पार्टी के अंदर इसे मैदान छोड़कर भागना कहा जा रहा है। जहांगीर खान का मतदान से ऐन 2 दिन पहले भागना कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। टीएमसी के भीतर के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि जहांगीर खान को यह भली भांति आभास हो गया था कि जनता इस बार सिंडिकेट राज का अंत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यदि वह मैदान में डटे रहते और एक ऐतिहासिक एवं करारी हार का सामना करते तो उस हार का सीधा ठीकरा और उसकी पूरी जवाबदेही अभिषेक बनर्जी के सिर मढ़ जाता, ताकि यह बहाना बनाया जा सके कि हमने तो तकनीकी रूप से चुनाव लड़ा ही नहीं। बैठक में कुणाल घोष और अन्य नेताओं का सबसे तीखा सवाल यही था कि अब जहांगीर खान ने ऐन वक्त पे मैदान छोड़कर पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पे थू-थू करवाई और घोर अनुशासनहीनता का परिचय दिया, तो उसे अब तक पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया। इस प्रश्न पे पूरी बैठक में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वे यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि जहांगीर खान ने यह कदम उनकी अपनी इज्जत और चमड़ी बचाने के लिए उठाया था। अंततः ममता बनर्जी को अपने भतीजे के बचाव में उतरना पड़ा। ममता बनर्जी की आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने एक अत्यंत कमजोर सफाई देते हुए कहा कि जहांगीर खान को यह कदम उठाने से पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से परामर्श करना चाहिए था। ममता बनर्जी का यह बयान सत्य को छिपाने का एक ढीला ढाला प्रयास मात्र था,
क्योंकि पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है कि तृणमूल कांग्रेस में पार्टी का अर्थ केवल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी है। वहां किसी तीसरे व्यक्ति या आंतरिक लोकतंत्र का कोई अस्तित्व कभी रहा नहीं है। परंतु इस अत्यंत प्रभावशाली नेता ने मतदान से ठीक 2 दिन पहले चुनाव छोड़ दिया और अपनी उम्मीदवारी से पीछे हट गया। सवाल केवल एक उपचुनाव में हार का नहीं था, क्योंकि यह तय था कि टीएमसी वहां पराजित होने जा रही है। सवाल राजनीतिक रणभूमि से इस प्रकार कायरता पूर्वक भाग खड़े होने का था। जहांगीर खान का यह कदम वास्तव में अभिषेक बनर्जी के उस पूरे तंत्र की मानसिक और रणनीतिक हार की स्वीकारोक्ति थी, जो कल तक पुष्पा फिल्म के संवादों की नकल करते हुए कहता था कि पुष्पा कभी झुकता नहीं। अंततः वह झुका ही नहीं, बल्कि मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दरअसल टीएमसी के वरिष्ठ और पुराने नेताओं के भीतर पनपे इस भयंकर ज्वालामुखी की जड़ें वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद के घटनाक्रम में छिपी है। 2021 में जब टीएमसी को बड़ी जीत मिली, तब उसका पूरा श्रेय पार्टी के उन पुराने नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को न देकर, जिन्होंने दशकों तक संघर्ष किया था, अभिषेक बनर्जी और आईपैक को दे दिया गया। 2021 के बाद से पार्टी के भीतर सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण कर दिया गया। अभिषेक बनर्जी और आईपैक की जोड़ी ने मिलकर समानांतर रूप से संगठन और राज्य सरकार दोनों पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया। पुराने अनुभवी और कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर अभिषेक बनर्जी के प्रति वफादार, कॉर्पोरेट शैली में काम करने वाले और अनुभवहीन युवाओं को महत्वपूर्ण पद सौंप दिया गया। सरकारी विभागों में तबादलों से लेकर बड़े ठेकों और कटमनी के सिंडिकेट के संचालन की कमान इस नए गुट के हाथों में आ गई। पुराने नेताओं को यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि वे केवल नाम के मंत्री या विधायक रह गए, जबकि वास्तविक फाइलों का निपटारा और वित्तीय लेन देन कैमेक स्ट्रीट से संचालित हो रहा था। इस नई व्यवस्था ने राज्य भर के स्थानीय बाहुबलियों और असामाजिक तत्वों को एक नया और सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया, जिनके कारण पार्टी के भीतर वैचारिक शून्यता आ गई और पूरा तंत्र पूरी तरह से व्यवसायिक एवं आपराधिक साठगांठ पे आधारित हो गया। टीएमसी के इस सिंडिकेट राज की नींव तब और हिल गई, जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने राज्य के विभिन्न घोटालों जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी, मवेशी तस्करी और राशन वितरण घोटाले की परतों को खोलना शुरू किया। इन सभी घोटालों के तार कहीं न कहीं अभिषेक बनर्जी और उनके करीबी सहयोगियों से जुड़ता दिख रहा था। जब जांच की आंच सीधे टीएमसी के शीर्ष कार्यालय और अभिषेक बनर्जी के करीबियों तक पहुंची, तो ममता बनर्जी का धैर्य जवाब दे गया। एक समय ऐसा भी आया जब ईडी की छापेमारी की कार्रवाई में सीधे तौर पर बाधा डालने के लिए खुद ममता बनर्जी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और राज्य के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के साथ लेकर मौके पे पहुंच गई। जांच में इस प्रकार का प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में अभूतपूर्व था। मुख्यमंत्री ने अपनी राज्य पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग कर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को रोकने और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं सबूतों को वहां से हटाने का प्रयास किया। इस गंभीर मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अत्यंत सख्त और ऐतिहासिक ऐतराज जताया। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के वरिष्ठ वकीलों से तीखे सवाल पूछते हुए कहा, यदि कल को केंद्र में आपकी सरकार हो और देश के किसी अन्य राज्य में कोई केंद्रीय जांच एजेंसी कानूनी रेड कर रही हो और वहां का मुख्यमंत्री अपने राज्य के पुलिस अफसरों को लेकर जांच में दखल दे और सबूत उठाकर ले जाए, तो इस देश के संघीय ढांचे और कानून के शासन का क्या होगा। दरअसल टीएमसी कभी भी किसी वैचारिक धरातल या लोक कल्याणकारी सिद्धांतों पे आधारित राजनीतिक दल नहीं था। यह मूल रूप से वामपंथ के पतन के बाद राज्य में उपजे वैक्यूम को भरने के लिए बनाया गया एक ऐसा तंत्र था जो पूरी तरह से लेन देन पे आधारित था। यह लेन देन का गणित अत्यंत सरल और क्रूर था। वे समाज में भय का माहौल बनाएंगे, विपक्षियों की हत्या करेंगे, महिलाओं का उत्पीड़न करेंगे और चुनाव के दिन बूथ कैप्चरिंग एवं फर्जी मतदान के जरिए टीएमसी को एक तरफा जीत दिलाएंगे। बदले में राज्य की पुलिस, प्रशासन और कानून व्यवस्था इन अपराधियों को पूर्ण संरक्षण देगी, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने देगी और उन्हें अवैध उगाही एवं सिंडिकेट चलाने की खुली छूट देगी। 4 मई के चुनावी जनादेश ने इस भयावह और अनैतिक तंत्र की रीढ़ को हड्डी को तोड़ दिया। नए जनादेश के आते ही और राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण बदलते ही यह संबंध पूरी तरह से बिखर गया। अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने इन स्थानीय गुंडों, काउंटरों और सिंडिकेट ऑपरेटरों को कानून की मार से बचाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है।
परिणाम स्वरूप पूरे राज्य में यह खबरें आ रही हैं कि जिला परिषदों के सदस्य, नगर पालिकाओं के पार्षद और स्थानीय नेता सामूहिक रूप से टीएमसी से इस्तीफा दे रहा है। जो लोग कल तक सत्ता के मद में चूर होकर जनता पे अत्याचार करते थे, वे अब खुद को असुरक्षित पाकर अपनी जान और माल बचाने के लिए पार्टी का साथ छोड़ रहा है। यह सिलसिला आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है, क्योंकि विचारधारा के अभाव में कोई भी अपराधी डूबते हुए जहाज पे सवार रहना पसंद नहीं करता। 4 मई की ऐतिहासिक परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक तब देखने को मिला जब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कल तक टीएमसी की उंगलियां पे नाचता था, उसने कोलकाता और उसके आसपास स्थित लगभग 17 आलीशान और बहुमूल्य संपत्तियों पर आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिया। ये सभी 17 संपत्तियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अभिषेक बनर्जी, उसके माता पिता और उनकी शेल कंपनियों के नाम पे पंजीकृत है। इस नोटिस के जरिए पहली बार बनर्जी परिवार से कुछ अत्यंत बुनियादी परंतु तीखे सवाल पूछे गए। ये अकूत संपत्तियां और बहुमंजिला भवन बनाने के लिए वित्तीय संसाधन कहां से आए? जिस बहुमूल्य जमीन पर ये इमारतें खड़ी है, उसका मूल मालिक कौन था? इन जमीनों को कब, किस दर पे और किस माध्यम से खरीदा गया? पिछले 15 वर्षों में पूरे पश्चिम बंगाल में किसी भी आईएएस, आईपीएस या म्युनिसिपल अधिकारी की हैसियत या हिम्मत नहीं थी कि वो अभिषेक बनर्जी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। नोटिस भेजना तो बहुत दूर की बात थी। यदि 4 मई के जनादेश से पहले किसी अधिकारी ने ऐसा दुस्साहस किया होता तो उसका निलंबन, उसका राजनीतिक एवं प्रशासनिक दमन निश्चित था। परंतु आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अभिषेक बनर्जी, जो 4 मई से पहले देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खुले मंचों से धमकियां देते थे, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को डराते हुए कहते थे कि देखूंगा कि 4 मई की शाम के बाद तुम्हारा कौन सा बाप तुम्हें दिल्ली से बचाने आता है, आज वही अभिषेक बनर्जी सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब है। वे किसी अज्ञात बिल में छिपने को मजबूर है। उनका सामाजिक जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल के बदलते सामाजिक माहौल में स्थिति यह है कि यदि वे किसी निजी पारिवारिक समारोह, शादी ब्याह या किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी जाने का प्रयास करते हैं तो आम जनता द्वारा उन्हें देख के चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। एक राजनीतिक नेता के लिए उसका सामाजिक अवसान उसके राजनीतिक अवसान से भी अधिक दर्दनाक होता है और अभिषेक बनर्जी इस समय इसी दौर से गुजर रहे हैं। वही राज्य के नए नेतृत्व और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक अत्यंत कड़ा, नीतिगत और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि टीएमसी के किसी भी भ्रष्ट नेता, सिंडिकेट ऑपरेटर या असामाजिक तत्व को बीजेपी में किसी भी कीमत पर शामिल नहीं किया जाएगा। भाजपा और शुभेंदु अधिकारी के इस एक निर्णय ने टीएमसी के गुंडों और भ्रष्ट नेताओं के भीतर एक अभूतपूर्व दहशत और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। उनके पास अब भागकर किसी दूसरी सत्ताधारी पार्टी में शरण लेने का कोई विकल्प नहीं बचा है। अब कानून उनकी जेब में नहीं है, बल्कि कानून उन न्यायप्रिय अधिकारियों और न्यायपालिका के हाथों में है जो संविधान के मुताबिक शासन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। वही पुलिस और वही प्रशासनिक मशीनरी जो कल तक इन अपराधियों को सलाम ठोकती थी, आज इन्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए मुस्तैद दिखाई दे रही है। वही यह एक सर्वविदित तथ्य है कि टीएमसी पिछले कुछ वर्षों से स्पष्ट रूप से 2 गुटों में विभाजित हो चुकी थी। पहला गुट, इस गुट में जो वरिष्ठ, बुजुर्ग और जमीनी नेता शामिल थे, जिन्होंने वर्ष 1998 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी की स्थापना के समय से ममता बनर्जी के साथ लाठियां खाई थी, संघर्ष किया था और सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा गुट, इस गुट में वे कॉर्पोरेट सोच वाले, अवसरवादी, तकनीकी रूप से कुशल परंतु सांगठनिक रूप से शून्य युवा शामिल थे, जिन्हें अभिषेक बनर्जी ने अपनी आंतरिक सत्ता को मजबूत करने के लिए पार्टी पे थोपा था। अभिषेक बनर्जी का अंतिम लक्ष्य यह था कि ममता बनर्जी की सक्रिय राजनीति से हटने से पहले पुराने गुट को पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया जाए और पार्टी के पूरे वित्तीय और सांगठनिक ढांचे पर उनके नए गुट का एकाधिकार हो जाए। वे इस योजना में काफी हद तक सफल भी हो रहे थे, परंतु 4 मई के जनादेश ने उनके इस चक्रव्यूह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता जो लंबे समय से अपमान का घूंट पीकर शांत बैठे थे, वे ममता बनर्जी के सामने सीधे खड़े होकर अभिषेक बनर्जी की योग्यता और उनकी रणनीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि यदि अभिषेक बनर्जी इतने ही बड़े रणनीतिकार थे तो उनका डायमंड हार्बर मॉडल उनके अपने ही घर में क्यों ढह गया? जहांगीर खान जैसे बाहुबलियों को अंत समय तक किसके इशारे पे संरक्षण दिया जा रहा था?
अभिषेक बनर्जी अब इन सवालों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। यदि वे जहांगीर खान के खिलाफ कोई कड़ा अनुशासनात्मक एक्शन लेते हैं तो जहांगीर खान जैसे जमीनी बाहुबली मीडिया के सामने आकर यह सच उगल देगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह खुद युवराज के निर्देश और उनकी सहमति से किया था। यह एक ऐसी दुविधा है जहां अभिषेक बनर्जी न तो निगल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार और सत्ता नहीं रह गई, बल्कि अब उनके राजनीतिक दल टीएमसी के पूर्ण विसर्जन की शुरुआत हो चुकी और इस विसर्जन की पटकथा के मुख्य नायक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अभिषेक बनर्जी और उनका अहंकार साबित हुआ है। ममता बनर्जी का राजनीतिक अवसान और उन पे आने वाली मुसीबतें बाद में आएगी। सबसे पहले गाज अभिषेक बनर्जी पे गिरनी शुरू हो चुकी है। पार्टी के भीतर की सुगबुगाहट बहुत जल्द एक ऐसी खुली बगावत का रूप लेने जा रही है जिसके बाद टीएमसी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता ने 4 मई को सिंडिकेट, कटमनी, हिंसा और तुष्टीकरण के उस काले अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब राज्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कानून के शासन, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन के नए और स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर हो चुका है, जहां अपराधियों का न्याय संगत और कानूनी हिसाब किताब होना शुरू हो चुका है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।